अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब से और उनसे पूछेंगे उनके हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। ये होगा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कराची की सियासत पर और एमक्यूएम पे लगे गए इल्जामात पर। कराची की सियासत में एक दिलचस्प ये है चीज के पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल एंड कंपनी की जो पार्टी है, उन्होंने अब अपना पहला जलसा कर लिया है। 2 रोज पहले उनका जलसा था और इस जलसे के हवाले से लोगों की राय मुख्तलिफ है। कोई कहता है कि जलसे में ज्यादा लोग नहीं आए, कोई कहता है कि ठीक है 30 दिन की पार्टी थी और इतना बड़ा जलसा भी कर लिया, ये भी बड़ी बात है, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। जाहिर सी बात है पीएसपी के जो अपने रहनुमा है और खासतौर पर मुस्तफा कमाल साहब को मैं कल सुन रहा था, वो मुतमईन थे। वो कह रहे थे हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी ये उससे बेहतर रिस्पॉन्स हमें मिला है। और मुखालफिन है जिनमें एमक्यूएम का जिक्र मैं जरूर करूंगा, वो कहते हैं कि बड़ा ही फ्लॉप जलसा था। इनफैक्ट कल हमारे प्रोग्राम में अली रजा आब्दी साहब कह रहे थे सिर्फ एक कॉर्नर मीटिंग थी, जलसा इसको ना कहें तो बेहतर है। खैर ये अपनी अपनी राय है, लेकिन अहम बात यह है कि इस जलसे में हमें पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा है उन पर वो फॉर्मर एमक्यूएम की जो छाप है वो हटती हुई नजर आई। अब एक अपनी पहचान है पार्टी की, अपने उनके नगमे हैं पार्टी के और झंडा तो आपको पता है कि पाकिस्तान का ही है, तो एक अपनी पहचान जरूर स्टैब्लिश कर ली है कराची की सियासत में। अब ये कितना बड़ा डेंट डाल सकते हैं या क्या अचीव कर सकते हैं कराची की सियासत में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम इशूज पर हम बात करेंगे और हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं नदीम नुसरत साहब, लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कन्वीनर एमक्यूएम के लंदन से। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम नुसरत साहब वक्त देने के लिए। जी आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। नदीम नुसरत साहब, आपने यकीनन देखा होगा पाक से जमीन पार्टी का जलसा, ये तमाम लोग वो हैं जो एक जमाने में एमक्यूएम के साथ थे, अब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना जलसा किया। आपने कैसे देखा इस जलसे को, 30 दिन की पार्टी के इस जलसे को? आपके ख्याल में कामयाब जलसा था? आप जलसे को तनाजुर में बेसिकली मैं समझता हूं कि आपको इवेल्युएट करना चाहिए, जज करना चाहिए। जो बेसिकली क्लेम्स थे, मैं समझता हूं कि एक ऑनेस्ट एनालिसिस यही होगा कि जब जलसे का ऐलान किया गया तो ये नहीं कहा गया था कि 30 दिन की पार्टी है, 40 दिन की है, 4 साल की है, बल्कि क्लेम्स पहले दिन से ये थे कि जो है आप देखिएगा पूरा पाकिस्तान शरीक होगा, मीर खास से लाखों लोग आएंगे, हैदराबाद से लाखों लोग आएंगे, पूरा कराची उमड़ आएगा। एक मैं समझता हूँ कि हमने नहीं देखा बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा, जो क्लेम्स थे लॉफ्टी क्लेम्स वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। जितना पैसा खर्च किया गया उस हवाले से भी सवाल आते हैं, ये पैसा कहाँ से आया, जिस तरह की हाइप क्रिएट की गई, जिस तरह मीडिया मैनेजमेंट की गई, जिस तरह वहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव अरेंजमेंट्स किए गए। और आज एक अंग्रेजी अखबार ने ये सवाल उठाया भी है कि जो पार्टी अपने आप को, जिसके कोई पॉलिटिकल फुटप्रिंट नहीं है, उसने इतना सोफिस्टिकेटेड ये पूरा अरेंजमेंट कैसे अफोर्ड किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सपोजर हो गया है और ये हमारे लिए बहरहाल कोई सरप्राइज नहीं है, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन नदीम साहब ये भी एक फैक्ट बात है ना कि वाकई इस पार्टी का नाम रखे हुए गालिबन 23 मार्च को उन्होंने अपनी जो है वो सेरेमनी की थी जिसमें नाम रखा गया था पार्टी का। तो 30 दिन ही हुए हैं पार्टी को और 30 दिन में एक जलसा अरेंज करना, वहां पे ठीक है लोगों की तादाद पे बहस हो सकती है लेकिन जलसा था, कवर किया गया। और कराची की सियासत में एक नया दिलचस्प मोड़ तो आया है और कराची वो जहां पे कहते हैं कि सियासत करना मुश्किल इसलिए क्योंकि एमक्यूएम ऑलरेडी बड़ी स्ट्रांग है, एमक्यूएम का स्ट्रक्चर मौजूद है। इस पार्टी का ना स्ट्रक्चर है ना ऑर्गेनाइजेशन है। मैं देखिए ये बड़ी क्लियरली वजाहत करूंगा कि ये प्रोपेगेंडा, जहां हमारे खिलाफ बहुत सारे और प्रोपेगेंडे होते हैं, वहां ये भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि कराची में कोई और सियासत नहीं कर सकता। कराची में तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के क़याम के बाद से ना सिर्फ सियासत कर रही हैं बल्कि आज के रोज तक सियासत कर रही हैं। NA 246 में आपने देखा किस तरह PTI ने इलेक्शन लड़ा, जमात इस्लामी हर इलेक्शन लड़ती है, पीपल्स पार्टी लड़ती है। लेकिन ये सिर्फ ये कराची की बात नहीं, अगर आप लाड़काना की बात करें तो जमात इस्लामी हो या कोई और जमात हो या मुस्लिम लीग हो, उसका वजूद उन इलाकों में कहाँ है। इसी तरह KPK के या पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बहुत सारी जमातों का वजूद नहीं है। तो इस पर अगर हम ये लैच करें कि वो किसी जमात ने अपनी इजारादारी बनाई हुई है तो ये गलत होगा। बात ये कि अगर किसी इजारादारी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, एमक्यूएम वहां पे मजबूत जमात है, उनको चैलेंज करना मुश्किल है। जी मैं समझता हूं कि कराची और या कोई भी इलाका हो, वहां हर जमात को हक है कि वो आके अपनी सियासत करे, लेकिन सियासत किसी की मतलब कंधे पे बैठ के किसी की सरपरस्ती में करना, लोगों को मजबूर करना कि या तो वफादारी बदले या जो है 90 दिन के केस के रिमांड के लिए तैयार रहें, लोगों को धमकियां में फोन करना, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना।
जी, ये आप ये अभी आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस हवाले से, अभी आपने थोड़े दिन पहले जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इसी पे की थी कि आपने कि जबरदस्ती जो है वो जानिबदारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। अभी आपने कहा एमक्यूएम के खिलाफ बड़े बड़े प्रोपेगेंडा होते रहे माजी में, तो सर ये भी अभी जो आप बात करते हैं मैस प्रोपेगेंडा ही है ना, कि किसी के कहने पर आए हैं, हमारे लोगों को धमकियां आ रही हैं कि तब्दील कर लो जानिबदारी, ये भी प्रोपेगेंडा ही है, इस वक्त साबित तो नहीं हुआ ये? नहीं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि क्योंकि मामला सेंसिटिव है, हसास नौइयत की चीज़ें हैं, तो मुनासिब ही होगा कि हमें मुलाकात का बस यूएस से रिक्वेस्ट की थी वक्त ने, या कोई जरिया बनाएं, कोई ब्रिज बनाएं जिसमें हम उन्हें एविडेंस प्रोवाइड कर सकें। और मैं समझता हूं कि वो डिटेल्स हमारे पास जब भी राब्ता किया जाएगा हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। सर बहुत सारे सबूत, दो सवाल हैं नदीम साहब इस बात में से, बहुत सारे सबूत आप लोग टीवी पर आके देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देते हैं, क्यों नहीं आप टीवी टॉक शोज में इन सबूत को सामने रखते, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को आप सामने रखते? एक माजी में एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जिसमें एक इदारे के हवाले से इल्जाम सामने आया था, उसका रिएक्शन भी हमने सबने देखा था। मैं ये समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, एमक्यूएम एक मुहब्बे वतन जमात है और हम इस तरह की चीज़ों को देखें, कहीं ना कहीं लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ला सकते हैं मीडिया पे और हम लाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां सीक्रेसी रहे तो सबके मफाद है, और मैं समझता हूँ इस मामले में सीक्रेसी सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो कोई पेशरफ्त हुई है? पिछले हफ्ते आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई पेशरफ्त हुई है राहिल शरीफ साहब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई राब्ता करने की कोशिश की है, और अगर की है तो उसका रिस्पांस क्या आया है नदीम नुसरत साहब? क्योंकि आपने जिस इदारे पे इल्जाम लगाया वो भी फौजी का इदारा है। देखें, मैं इसलिए बड़ा उस दिन हम और से किसी भी कीमत पे महाज़ाराई नहीं चाहते, बल्कि हम तो वो जमात है जो जिसमें अक्सरियत बानियाने पाकिस्तान की औलादों की है, और ना बानियाने पाकिस्तान की औलादें, बल्कि हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। मिसाल के तौर पे ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब है, उसमें हमने पहले दिन से उसको सपोर्ट किया है, और हम अभी भी समझते हैं कि अगर जो ऑपरेशन के जो असर अहदाफ थे, जो नेशनल एक्शन प्लान था, जो साने हैं पेशावर के बाद जो अहदाफ जिनका तयन किया गया था, अगर उन लाइन्स पे ऑपरेशन किया जाए तो जिस तरह पहले दिन से हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट थी वो अभी भी रहेगी। हम ऑपरेशन के खिलाफ थे ना है, लेकिन हम ये बात पहले दिन से कह रहे हैं कि ऑपरेशन लाइंस पे किया जाए जिन पे किया जाना चाहिए, कि फेयर। मैं अगर अपना सवाल वापस दोहरा दूं, कोई मुलाकात के आसार पैदा हुए हैं, कोई कांटेक्ट हुआ है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और अगर हुआ है तो क्या वक्त मिलेगा आपको राहिल शरीफ साहब से? अभी कहना कबल वक्त है, और लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई इस हवाले से जो है डेवलपमेंट होगी। अच्छा, मैं नदीम साहब एक मुख्तलिफ इशू पे जरा आपसे आज बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये इल्जाम मैंने बड़े गौर से सुने थे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैंने फिर कोशिश की अपने जो भी मैं रिसर्च कर सकता हूं या मेरी टीम रिसर्च कर सकती है, तो चीजें जो सामने आई वो बड़ी अजीब हैं। एमक्यूएम के हवाले से ये तासुर है एमक्यूएम कोई छोड़ के नहीं जा सकता, और अभी आप कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप बनाया गया है मुस्तफा कमाल एंड कंपनी का, ये आईएसआई ने बनवाया, लेकिन सर आपका माजी में हमने बहुत मरतबा, एटलीस्ट 3 मरतबा ये देखा है कि मेजर डिफेक्शंस हुई हैं, ग्रुप बने हैं, लोग एमक्यूएम छोड़ के गए हैं, और मजे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो छोड़ के भी इसीलिए गए कि वो अपनी लीडरशिप से खुश नहीं थे, उनकी पॉलिसी से खुश नहीं थे। ये तो खुद आपके सवाल का जवाब भी आपके सवाल में ही है ना, कि एक तरफ ये तासुर दिया जाता है कि एमक्यूएम को लोग छोड़कर नहीं जा सकते, दूसरी तरफ लोग एमक्यूएम से अलग हुए, शहर में रहे हैं। मिसाल के तौर पर एमक्यूएम के साथ जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है उनकी मिसाल है, वो अलग हुए थे, वो आज एमक्यूएम में मौजूद हैं। इसी तरह और लोग हैं जो एमक्यूएम को छोड़ के सियासत कर रहे हैं। जो लोग हमारे हवाले से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी एमक्यूएम का हिस्सा थे, वो अब सियासत कर रहे हैं। नदीम साहब, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तमाम देखने वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, एक तो हमें पता है 92 में हकीकी बनी थी, आमिर खान साहब थे, अफाक अहमद साहब थे, बदर इकबाल साहब थे, वो तो मेरे ख्याल से एस्टैब्लिश्ड है, एस्टैब्लिशमेंट लाई थी, ये चीजें बहुत दफा डिस्कस हो चुकी है, आप लोग खुद कहते हैं कि तो ट्रकों में बैठ के आए थे, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो इसके अलावा लोग छोड़ के गए एमक्यूएम, उन पे तो आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते, जैसे भी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये आईएसआई के कंधे पे बैठ के आए या इनको कोई लेकर आए। दिसंबर 1992 में सर जो ग्रुप अलहदा हुआ था एमक्यूएम से, जरा सुन लें उनमें क्या क्या नाम थे। उनमें डॉक्टर फारूक सत्तार थे, उस वक्त वो साबिक मेयर हो चुके थे। इशरत उल-इबाद साहब आज गवर्नर हैं, उस वक्त साबिक वजीर थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आज भी अहम ओहदे पर हैं, उस वक्त भी एपीएमएसओ के चेयरमैन थे। अजीम तारिक साहब चेयरमैन थे उस वक्त पार्टी के। एसएम तारिक साहब उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे एमक्यूएम के। तो ये मेजर नाम है जो कि दिसंबर 92 में पार्टी से अलग हुए थे।
वजूहत उस वक्त भी यही थी, वो पार्टीज की पॉलिसी से खुश नहीं थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा था। तो क्या वो भी आईएसआई ने बनवाए थे? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आईएसआई के कहने पे, एजेंसीज के कहने पे अलग हुए थे पार्टी से? आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल रेज किया, ये हिस्टोरिकली क्योंकि इसकी वजाहत बड़ा जरूरी है। 92 का जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ शहजाद साहब, तो इस ऑपरेशन के शुरू में ही जो लोग रियासती इदारों की नुमाइंदगी कर रहे थे उनकी तरफ से ये शुरू से ही मुतालबा आया कि इस ऑपरेशन को वाइंड अप कर दिया जाएगा अगर अल्ताफ भाई क़यादत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें। मैं चूंकि लंदन में अल्ताफ भाई के साथ लंदन साथ ही आया था, उस पूरे ऑपरेशन में मैं उनके साथ था। उस वक्त बड़े एक्सटेंसिव मुज़ाकरात चले थे, जिसमें वहाँ अजीम भाई भी मौजूद थे, इसके अलावा कुछ और भी शख्सियात थी। और लंदन और कराची में और फिर एमकेएम के जितने लोग उस वक्त ये मुज़ाकरात हुए और उस वक्त ये बात थी कि अल्ताफ भाई सियासत से अलहदगी का ऐलान करते हैं। 99.9% पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ से बात आ रही थी कि अगर अल्ताफ भाई अलग हो जाएंगे तो एमकेएम अगर मकबूलियत के पहले लेवल पर है तो उसको सरपरस्ती और सपोर्ट इतनी मिलेगी कि वो लेवल 7 पर चली जाएगी। और फिर बिलाखिर हुआ दिसंबर 1992 में, जैसा आपने फरमाया, अल्ताफ भाई ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। ये करेक्शन जरूरी है, इन लोगों ने ऐलान नहीं की थी। अल्ताफ भाई ने कहा कि मैं जो है तहरीक की कमान अजीम अहमद तारिक साहब के सुपुर्द कर रहा हूं और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं वो आप अजीम अहमद तारिक साहब के हाथ मजबूत करें। तो ये लोग अजीम तारिक साहब, जहां तक मुझे पता है, वो तो रीसरफेस हुए थे। अजीम तारिक साहब तो इतने टाइम से गायब हो चुके थे, रीसरफेस हुए थे। बाकायदा हाजी शफीकुर रहमान साहब, जो कि बड़े क्लोज एडवाइजर थे अल्ताफ हुसैन साहब के, उनके घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और क़यादत के खिलाफ बात हुई थी। वहां पे डॉक्टर फारूक सत्तार थे, खालिद मकबूल थे। खैर कॉन्टेक्स्ट जो भी हो, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त वो ग्रुप आईएसआई ने तो नहीं बनवाया था, ये मेजर लोग थे एमकेएम के। तो जरूरी नहीं कि इस वक्त भी अगर मुस्तफा कमाल साहब और उनके साथी अलग हुए हैं, लीडरशिप से इख्तलाफ पे, तो वो आईएसआई ने बनवाए हों। मैं आपको शहजाद साहब यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त ब्रिगेडियर अमान साहब मुज़ाकरात कर रहे थे और ये था कि पूरी एमकेएम की क़यादत अल्ताफ भाई के कहने पे वहां चली जाए अजीम भाई के साथ, और अल्ताफ भाई के कहने पे ही तमाम लोग अजीम भाई के साथ गए थे, डिफेक्ट करके नहीं गए थे। अजीम भाई इस पूरी प्लानिंग के तहत, जो कि ज़ेरे ज़मीन डिस्कशन के बाद तय हुई, अजीम भाई सरफेस पर आए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद लेकिन मुझे इजाजत दें, मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं एक बाद आपसे मजीद सवाल भी करेंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नदीम नुसरत साहब, कन्वीनर एमकेएम। एक और नदीम नुसरत साहब, मैंने आपको 92 का हवाला दिया, 99 में भी जो है एमकेएम में बहुत बड़े पैमाने पे ग्रुप बंदी हुई थी। और ये जरा नाम पे गौर कीजिएगा, मोहम्मद अनवर साहब, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस अहमद, वासे जलील, इशरतुल इबाद साहब, इन्होंने 99 अगस्त में एमकेएम छोड़ने का फैसला किया था। और इसके बाद 13 अगस्त 99 को आपने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। इस ग्रुप को डिसिडेंट्स ऑफ एमकेएम कहा जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने भी की थी और इसमें भी लीडरशिप के फेलियर को इन्होंने वजह बताया था और कहा था कि एमकेएम की पॉलिसीज के साथ चलना हमारे लिए नामुमकिन हो चुका था। इसमें आप भी थे। तो क्या आप लोग, ये आप तमाम लोग आईएसआई के कहने पे, एजेंसीज के कहने पे अलग हुए थे एमकेएम से 99 में? बिल्कुल नहीं हुए थे। उसकी क्लियर वजूहात जैसे आपने खुद बयान की गई थी कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का। उससे पहले सिंध में गवर्नर रूल लगा था। एमकेएम के कारकुनों की गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर जा रही थी, मावरा अदालत कत्ल भी हो रहे थे। और हमारा ये माजरत के साथ सर, मैं अगस्त 99 की बात कर रहा हूं। अक्टूबर 12 को तख्ता उल्टा गया था, ये उससे पहले का वाकया है, जब आप लोगों ने एमकेएम से इस्तीफा दिया था, उससे पहले का वाकया है। हाँ, उससे थोड़ा सा पहले हमने शुरू किया था। बेसिकली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे और जिसका किसी को इल्म नहीं था उस वक्त कि वो आखिरी दिन है। हमने कहा था जी बिल्कुल, हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो मुफाहिमत की पॉलिसी हमारी, हर चीज़ पे हम खामोश होते हैं और हर चीज़ में हम जो है वो आइन और कानून की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत उस ज़माने में ब्लेटेंटली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही थी, तो हमें किसी सख्त इक़दाम की ज़रूरत थी। लोगों की जानें बचाने के लिए हमें जो है कोई ना कोई स्टर्न एक्शन लेने की ज़रूरत थी और वो क्लियर मौक़िफ़ बयान किया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब
हुकूमत का तख्ता उल्टा, जनरल मुशर्रफ पावर में आए तो उनकी तरफ से कुछ अरसे बाद राब्ता हुआ, इंसाफ की यकीन दहानी कराई गई और उसके बाद सर बुनियादी बात तो ये है कि उस वक्त आपने लीडरशिप के खिलाफ बात की थी। आपने कहा था कि एमक्यूएम की पॉलिसीज फेल हो चुकी हैं, एमक्यूएम की लीडरशिप नाकाम हो चुकी है। तो मुस्तफा कमाल साहब और ये तमाम लोग भी तो यही बात कर रहे हैं इस वक्त। आपकी बातों में उनकी बातों में फर्क क्या था? इनको ऐसे लेके आइए, आप अपने आप अलग हुए थे। हमने बहुत क्लियर फर्क था इसमें। तो उन्होंने कायदेदारी का अल्ताफ हुसैन के किरदार के हवाले से बहुत ही मैं अल्फाज में उसको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन हमने तो उसमें बहुत क्लियरली कहा था कि हम अल्ताफ भाई को अपना फादर तस्लीम करते हैं रूहानी, और उसमें सियासी तौर पे उनकी पॉलिसियां जो है वो उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी क़यादत से हमारा कहीं इख्तलाफ नहीं था, उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं थी। हाँ, जो पाकिस्तान के हवाले से वो उनकी पॉलिसी थी उस पर हमने एतराज़ किया था। और बाद में जब ठीक, आपको अल्ताफ हुसैन साहब की पाकिस्तान से रिलेटेड पॉलिसी से इख्तलाफ था, इसलिए मोहम्मद अनवर साहब ने, आपने, नदीम नुसरत साहब, खालिद मकबूल, वासिफ जलील, इशरतुल इबाद साहब ये पार्टी छोड़ के गए थे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि पहले भी एमक्यूएम में इस तरह के बड़े पैमाने पर डिफेक्शंस हुई है। कल एक बात मुस्तफा कमाल साहब ने की थी, मैं चाह रहा हूं कि उसका जवाब दे दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी, तारिक मीर साहब ने स्कॉटलैंड यार्ड को बाकायदा लिख कर दिया किसको कितनी सैलरी देते हैं। यार सैलरी देते हैं भाई बाकायदा। ये नदीम नुसरत साहब की 3,500-4 हज़ार पाउंड है, वासिफ जलील साहब तकरीबन जो है वो 2 से 2,500 हज़ार पाउंड। श्री मुस्तफा अजीज अब्बादी साहब की क्या तनख्वाह है? अच्छी तनख्वाह है, नदीम नुसरत साहब से ज्यादा नहीं, कम है थोड़ी सी। 1 करोड़ 60 लाख अल्ताफ हुसैन पूरी दुनिया से सैलरी ले रहे हैं। सर ये कल बदामी के प्रोग्राम में ये डिस्कशन हो रही थी, मैं चाहूंगा इसका जवाब भी दे दें, और वक्त की कमी की वजह से एक और शॉर्ट है वो भी सुन ले, दोनों बातों का साथ जवाब दे देगा। ये मेरे प्रोग्राम में मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा था आपके हवाले से। जी, नदीम नुसरत सबसे पहला रॉक एजेंट है, सबसे पहला। नदीम नुसरत रात राफ्ता करने वाला अल्ताफ जब ये छोड़कर गया था उससे पहले का रॉक एजेंट है। अच्छा। सबसे पहले कांटेक्ट करने वाला आदमी नदीम नुसरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि 2000 के वक्त, सन 2000 में मैं फाल नहीं था, मैं बीमार था, मैं पार्टी से दूर था, निकाला गया था पार्टी से, धक्के देकर ऑफिस तोड़वा दिया गया था इनका भाई साहब। सर ये इल्जामात का जवाब मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से आ जाए क्लैरिफिकेशन। क्या आप लोग तनख्वाह लेते हैं? आपकी तनख्वाह 4,000 पाउंड बताए, घर भी मिलाए, साथ साथ कि आपको पार्टी से निकाला गया था। जी, ये सब झूठ है। अब जैसा मैंने आप शुरू में यही तो कहा था कि सियासत करने के लिए पूरी की पूरी इमारत झूठ पे इस्तेवार की जा रही है, तवज्जो इन पे कोई दे नहीं रहा है, जलसा नाकाम हो गया है। कल जो परसों जलसे के बाद जो बॉडी लैंग्वेज थी आपको क्लियर नजर आ रही थी कि इनको डांट पड़ी है, इनकी बेइज्जती की गई है, इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। इन्होंने जल्लाहट में जो है वो सारा गुस्सा हम लोगों पर निकाला। ये इसमें बिल्कुल फजूलियात उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुझे घर दिया गया। मैं अपने जिस जगह रहता हूँ मेरे पास कोई लंदन में प्रॉपर्टी नहीं। मुस्तफा कमाल को तो एमक्यूएम ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो पैसा दिया गया सैलरी भी नहीं मिलती आप लोगों को, बेची इन्होंने। मैं किराए के घर में रहता हूँ, इसको हम सैलरी नहीं कहते, ऑनरेरियम कहते हैं। जिस तरह इनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं इसमें लोग 18 और 19 ग्रेड की मुलाजमत करते हैं और वो उनके साथ दाएं बाएं बैठे हुए हैं, और अब से नहीं। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं वो पीनट्स पे सिर्फ इस वजह से कि वो 24-24 घंटे देते हैं, उसको सैलरी का वर्ड कभी नहीं दिए कहा जाता। जितने आवर्स यहाँ दिए जाते हैं, लेकिन पैसे मिलते हैं आप लोगों को मिनिमम। अगर 24 घंटे लेकिन पैसे मिलते हैं, लोग अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं, तो अगर पार्टी उनको खैरात के लिए कॉम्पनसेट करती है तो मैं समझता हूं पार्टी कॉम्पनसेट करती है, उसको सैलरी नहीं कहते। सर ये कह रहे हैं कि पहले शख्स थे आप जिसने रॉ से एस्टैब्लिश किए थे ताल्लुकात, और आपको पार्टी से निकाला गया था। मुख्तसर इस दोनों चीजों का जवाब ही देते हैं। देखिए मुझे करोड़ों रुपए कहीं से नहीं मिल रहे हैं ना मैं करप्शन से पैसा बनाया, ना मैंने चाइना कटिंग से पैसा बनाया, ना जो यहाँ ना उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ना वो डिफेंस सेक्रेटरी में बंगले अफोर्ड कर सकते हैं। उनके पास तो करप्शन का पैसा नहीं है, और ये इल्जाम टोटल झूठ है। सर क्या आपको पार्टी से निकाला गया था जैसे मुस्तफा कमाल साहब ने कहा धक्के देके? आप इस शख्स के किस झूठ का मैं जवाब दूं जिसका एक एक लफ्ज झूठ पर मुश्तमिल हो? मैं जातियात पे, अखलाकियात, जो मेरी एथिक्स पे मैंने आज तक अखलाकियात जो मेरे रूल्स हैं जो इस तहरीक के हैं उसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहता। ये गंदी सियासत है। एक आदमी अगर अखलाक और किरदार से गिर गया है तो जरूरी नहीं कि मैं उसकी। ठीक है नदीम नुसरत साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप प्रोग्राम पे थे, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैं नहीं कर सका, शायद आपको वक्त भी कम दिया। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास वक्त हो एक और इंटरव्यू आपके साथ करेंगे, तफसील से इन चीजों पे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जहांगीर खान तरीन साहब से पूछेंगे कि क्या उनके ऊपर लोन माफ करवाने के इल्जाम दुरुस्त है या नहीं। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पनामा तहकीकात अब सिर्फ पनामा में जिन लोगों के नाम आए उन पर नहीं होगी, जिन्होंने अपने कर्जे माफ करवाए पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए उस पर भी होगी। और पीएमएलएन का कहना है कि इससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, क्योंकि उनके इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं उसमें वो भी शामिल है। और कल से हम देख रहे हैं तरीन साहब के हवाले से बहुत सारे सबूत दिए जा रहे हैं। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब से और उनसे पूछेंगे कि क्या उन पे जो इल्जामात लगे हैं कर्जा माफ करवाने के हवाले से वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब वक्त निकालने के लिए। जी वेलकम जी। तरीन साहब, कल से बहुत सारे डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि आपने कर्जा माफ करवाया है और इस पर फिर आपने अपने क्लैरिफिकेशन दी है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं जो कि क्लैरिफाई करते हैं। उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो अभी जुडिशियल कमीशन का मामला है उसमें जब हुकूमत को हमने कहा कि इतना ब्रॉड बेस बना दिया है और परवेज रशीद साहब ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी तो कहा कि खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सीनियर रहनुमाओं को है। मैं चाहूंगा जरा वो सुन लें एग्जैक्टली क्या उन्होंने कहा था, फिर इस पर आप सुनूंगा मैं। इमरान खान की सियासत का बोझ उठाने वालों ने इमरान खान साहब को पकड़ा कि खान साहब ये तो आपने उल्टा हमें फंसवा दिया है। जी, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब की सियासत का जो बोझ उठाते हैं वो कह रहे हैं कि इस जुडिशियल कमीशन से तो हमें फंसवा दिया गया है। देखें, परवेज रशीद साहब की बातों का मैं तो जवाब देना भी नहीं चाहता। ये गलत बयानी से हमेशा काम लेते हैं और मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाबा इशू क्या है। इशू है पनामा लीक्स का। इशू ये है कि एक बैरुल अक़वामी कंसोर्शियम ने कागजात दस्तावेज़ात निकाल के इनको दिखा दिए, सब दुनिया को दिखा दिए हैं कि जिसमें पनामा लीक्स में इनकी दो कंपनियों में इनकी निशानदेही हुई है जो इनके बच्चों की हैं। अब बात यह है कि ज़्यादती है। देखें, पाकिस्तानी है, पैट्रियट है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, चाहे जिस पार्टी के भी हैं, उनकी तस्वीरें छपी हुई हैं गार्डियन में, उनकी तस्वीरें छपी हुई दुनिया के तमाम अखबारों में कि ये जिन लोगों ने करप्शन किया उनमें इनका नाम भी आ गया। इसका जवाब देने के बजाय वो हमारे पे अटैक करते हैं, मेरे पे अटैक करते हैं। और यहाँ तक ये आपने कहा ना, बहुत सी दस्तावेज़ात घूम रही हैं कि मैंने लोन डिफ़ॉल्ट किया। सिर्फ एक इन्होंने रात को गलत कागज़ मीडिया को दिया, रात को 11 बजे। और सर, मैं उस कागज़ पे आता हूँ तरीन साहब, लेकिन मजमूई तौर पे क्या आप इसके खिलाफ हैं या इसके हक में है कि जिन लोगों ने कर्जे माफ करवाए हैं उनके हवाले से भी इंक्वायरी होनी चाहिए, या आप ये कह रहे हैं कि पहले शरीफ फैमिली की कर लें और फिर बाकी चीजें देख लेते हैं? मैं अर्ज करूं कि जी जिन्होंने कर्जे माफ़ करवाए हैं, डिफ़ॉल्ट हैं, इनकी कई दफ़ा इंक्वायरी हो चुकी है। मज़ीद जितनी करनी है ज़रूर करें, क्योंकि हमारे मुल्क में ये लूट मार का निज़ाम इसी तरीके से ख़त्म होगा। जहाँ तक मैं ये जो परवेज रशीद साहब मेरे ऊपर अब हिंट कर रहे हैं, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने 2002 में इलेक्शन लड़ी, 2008 में इलेक्शन लड़ी, 2013 में लड़ी और अभी 2015 में इलेक्शन लड़ के आ रहा हूँ। मेरे खिलाफ इस तरह की कोई बात होती है तो मेरे पेपर पहले रिजेक्ट हो जाते। भाई उस वक्त क्यों नहीं एतराज़ किया किसी ने? मेरे ये खिलाफ झूठ है, ये गलत बातें हैं। मैंने तमाम कागजात दिखा दिए हैं आपको। जो इन्होंने कल रात एक कागज़ दिया था उसके अंदर सारी गलत बातें थी और स्टेट बैंक का मैंने आज कागज़ दिखा दिया, इसमें लिखा हुआ था कि ये गलती थी, ये गलत हुआ। और एक ऐसे इदारे का लोन राइट ऑफ मेरे पे लगा रहे हैं जो हुकूमत का इदारा है। ठीक है, मैं इस केस को जरा सामने रखता हूं ताकि हमारे नाज़रीन को भी ठीक तरीके से समझ आ जाए। कल एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये पेपर जो है वो सर्कुलेट कर रहा था और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2013 28 मई को लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें लिखा गया था तरीन साहब के आपके हवाले से जो कर्जे माफ करवाए हैं, बारी बारी बात कर लेते हैं। उसमें एक तो ये हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का था जो कि सरकारी इदारा है और आप उसके नॉमिनी डायरेक्टर थे। तो इस हवाले से आपकी जो क्लैरिफिकेशन आई है, मुझे जरा ये समझा दें कि आप इसमें कह रहे हैं कि हर जो मिनिस्टर होता है वो उस वक्त उस इदारे का डायरेक्टर होता है और अगर कर्जा माफ करवाए तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी पर नहीं आता। जी बिल्कुल यही बात थी और ये सिर्फ मेरे केस नहीं है, ये तमाम मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी सरकारी इदारे हैं। आपको पता सरकारी इदारे किस तरह चलते हैं और कब हुआ लोन राइट ऑफ, ये भी मुझे नहीं पता। शायद मैं जब मिनिस्टर था तो उससे पहले हुआ राइट ऑफ। तो ये कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल इन्होंने मेरे ऊपर लगाने की कोशिश की है। हुकूमत के एक इदारे के डिफ़ॉल्ट मेरे ऊपर लगाए हैं। जो दूसरा इन्होंने डिफ़ॉल्ट मेरे ऊपर लगाया है वो तमाम बैंकों ने ख़त दे दिए थे मुझे उस वक्त, अभी आपके सामने आज मैंने मीडिया में दे दिए हैं कि ये जिस कंपनी है, प्राइवेट कंपनी थी, जिसका जब डिफ़ॉल्ट हुआ, जब राइट ऑफ हुआ, ये मेरा उसमें उसका कोई एक शेयर भी नहीं था। मैंने बाद में मैं मालिक बना जब मैंने एक बैंकरप्ट कंपनी को ख़रीदा। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, मैंने कोई इसकी तफसील भी बता देते हैं सर। ये भी इसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खत में जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गया था और ये फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड के हवाले से है और इसमें 3 बैंकों के नाम लिखे हुए हैं। यूनाइटेड बैंक से लिखा हुआ है कि 19 करोड़ जो है कर्जा माफ करवाया गया, 19 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 90 लाख।
एमसीबी से 9 मिलियन यानी कि 90 लाख और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख। और इस पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए हैं वो हम दिखा भी देते हैं कि इन तीनों बैंक्स ने ये डिक्लेयर किया है कि जब ये कंपनी आपने खरीदी ये कर्जे उससे पहले माफ हुए थे। यही आपका मौक़िफ़ है सर इस पे? जी 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 बिल्कुल। और बैंकों ने कागज दे दिए, साइन कर दिया। और ये 2013 की बात है। देखें, नून लीग वाले इस वक्त बहुत बौखलाए हुए हैं। इन्होंने कुछ भी इनको मिल जाए वो हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। ये लोग 2013 के बाद इनको पता था, जिन लोगों ने, जिस मीडिया सेल ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ये कागज़ का रिलीज़ किया है, उनको भी पता था कि ये 2013 का मसला नहीं है, मगर सिर्फ ये एक इशू क्रिएट करने के लिए उन्होंने किया। आज उनको खुद पता लग गया कि तमाम मीडिया पे ये बात चल गई कि कल इन्होंने झूठा लेटर, फॉल्स लेटर, थोड़ी सी तफसीलात सर अगर आप मुझे दे सकें। सर, फारूकी पल्प मिल्स जिसको आप कह रहे हैं कि आपने खरीदा और उससे पहले इस कंपनी ने कर्जे माफ करवा लिए थे, तो आपको जरूरी, जाहिर सी बात है फिर आपका तो इसमें कसूर नहीं बनता। तो ये कब कंपनी आपने खरीदी थी और ये कर्जे कब माफ करवाए गए थे? ये मुझे नहीं पता जी एग्जैक्टली डेट, मगर जब मैंने खरीदी थी कंपनी उससे कुछ साल पहले उसके कर्जे, मुझे डेट याद नहीं है। मेरा ये कंसर्न भी नहीं है यार, चाहे एक दिन पहले हो या 6 महीने पहले हो या साल पहले हो, मेरा काम एक कंसर्न ये है तरीन साहब कि ये कंपनी, मैं समझ गया सर आपका मौक़िफ़, ठीक है, मैं समझ गया आपका मौक़िफ़। आप कह रहे हैं कि कर्जे माफ हो चुके थे और कंपनी आपने बाद में खरीदी। तरीन साहब, मैं जानना चाहूंगा ये कंपनी खरीदी किससे थी आपने? कौन थे इस कंपनी के डायरेक्टर? ये मैंने बैंक से खरीदी थी। मुझे इस बारे में क्लीन कट कंपनी मिली थी जिसकी कोई कर्जा रह नहीं गया था, जो बिल्कुल माफ हुए करते थे। उसके बाद मैंने ली। भाई यार बात सुने, अगर मैं खुद मालिक नहीं था जब ये कर्जे माफ किए तो आप इसको किस तरह से आप इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएंगे? नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल तो मैं बिल्कुल नहीं बना रहा हूं। मैं 2-3 सवाल आपसे सिर्फ ये करना चाह रहा था, क्योंकि ये कंपनी सर आपने अपने रिश्तेदारों से ही खरीदी है। ये कंपनी आपने अपने रिश्तेदारों से खरीदी है। तो जो इल्जाम आप पे लग सकता है वो ये है कि आपने जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, अपने रिश्तेदारों की कंपनी से जो है आपने जो है कर्जा खत्म करवाया और बाद में आपने ये कंपनी में शेयर जो है खरीदे। भाई साहब, इस तरह नहीं होता। कंपनी इंडिपेंडेंट एंटिटीज होती हैं, किसी की भी कंपनी हो, मेरा राइट है उस कंपनी को खरीदने का। अगर उस कंपनी में मैंने खुद एज शेयर होल्डर कोई काम नहीं किया तो ये तो आप कहेंगे जी किसी और रिश्तेदार में होगा, शायद उसकी कंपनी हो जिसमें मेरा अपना हिस्सा ना हो, उसके राइट ऑफ होंगे, वो भी मेरे पे लगा देंगे आप। ये बात नहीं हो सकती सर। बड़ी सिंपल बात रखें आप। मैंने जब कंपनी ली इसके अंदर मेरा कोई राइट ऑफ नहीं था, कोई डिफॉल्ट नहीं था। कीप इट सिंपल, दिस इज द इशू। मेरे ऊपर कोई चीज नहीं आ सकती। टेक्निकली आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल सर आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, टेक्निकली आप बेशक ठीक बात कर रहे हैं कि जिस वक्त आपने ये कंपनी खरीदी उससे पहले ये राइट ऑफ हो चुका था, लेकिन ये आपके दामाद की कंपनी है। ये आपने अपने दामाद की कंपनी खरीदी थी और इसमें जो कर्जा लिया गया था वो माफ हुआ था। तो इल्जाम तो फिर आपके ऊपर ये मॉरली तो लग सकता है ना कि शायद आपने अपने दामाद की कंपनी से अपना सियासी असर इस्तेमाल करके कर्जा माफ करवाया और वो कंपनी फिर आपने उसमें शेयर्स खरीदे। शायद के ऊपर बुनियाद के ऊपर शहजाद आप जो मेरे पे ये बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। शायद मैंने सर कौन सी बात, ये बात तो एस्टैब्लिश है कि ये कंपनी जो है सर आपके दामाद की थी, ये तो आप इस पे तस्लीम कर रहे हैं ना ये बात? वो भाई उनकी फैमिली की थी, उनकी फैमिली की थी, उनकी सिर्फ कंपनी नहीं थी, उनकी फैमिली की थी। उनका छोटा सा हिस्सा था उसके अंदर, मेरा ख्याल में पूरी फैमिली की कंपनी थी। अब ये बताइए कि ये आपने बात क्यों उठाई है? जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास ना कोई इसका एविडेंस है, ना आपको किसी ने, कि आपने एक सुनाई बात के ऊपर मेरे ऊपर ये बात कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है शहजाद। मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये इल्जाम अगर आप पे लगता है कि आपने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके कर्जा माफ कराया, बाद में अपनी कंपनी खरीद ली, ये बात सही है गलत है? ये बात टोटली गलत है। मैं ऐसे काम कभी आज तक जिंदगी में कभी मैं नहीं किए। मैं अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बिजनेस नहीं करता। मैं अपनी अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस की वजह से बिजनेस करता हूँ। मैं अपने टैक्सेस पूरे देता हूँ, मेरे आप लोन टाइम पे मैं देता हूँ। आप जाके मेरी बैंकों से मेरी रेपुटेशन पूछें। भाईजान, मैं क्लीन कट आदमी हूँ, क्लीन बिजनेस करने वाला। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। और ये नहीं कि आपको इस तरह की बात नहीं सर, बहुत मर्तबा आपके टैक्स के हवाले से हमने चीजें अप्रिशिएट भी की, लेकिन जो सवाल हमारे सामने आएंगे उसकी क्लैरिफिकेशन हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि आपकी की पार्टी की तरफ से बड़े बड़े इल्जाम भी लग रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ आपको भी देखना पड़ेगा। एक और डॉक्यूमेंट सर कल ये भी सर्कुलेट करता रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पर, जिसमें कहा गया कि सुपीरियर टेक्सटाइल के आपने 24.7 करोड़ जो है रुपए के कर्जे माफ करवाए, और इसके अलावा टंडलियान वाला
शुगर मिल है, उसके आपने 10 करोड़ 10 लाख रुपए के कर्जे माफ करवाए, और ये 2004 और 5 की बात है। इसमें एक कंपनी में सिर्फ आप डायरेक्टर हैं और दूसरी कंपनी में आपकी फैमिली से दूसरे लोग भी डायरेक्टर्स हैं। इसकी क्या हकीकत है? क्या ये कर्जे आपने माफ करवाए या नहीं करवाए? जी बिल्कुल मैंने माफ़ नहीं करवाए। तानियाला शुगर मिल जो है वो इस वक्त जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू हैं उनकी मिल है, आप उनसे जाके पूछें, ये तो डार साहब से जाके पूछें आप। मैं अच्छा इसके अलावा मेरा हारून अख्तर साहब नहीं है जहाँ तक। जी जी बिल्कुल हारून अख्तर साहब, उनसे पूछे जाके ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद और वो इस वक्त डार साहब के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद इसके अलावा जो सुपीरियर भी उन्हीं की कंपनी है, उसके अंदर मेरा एक माइनॉरिटी का हिस्सा है और मेरा कोई फैसले में मैं शामिल नहीं हूँ। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, आप जाके पहले उनसे पूछें, बाद में मुझे बताइएगा उन्होंने क्या जवाब दिया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हारून अख्तर साहब इन दोनों कंपनीज में जो है वो डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि इन दोनों कंपनीज जो है वो कर्जे माफ करवाए हैं सर्कुलर 29 के तहत 2004-2005 में? ये सवाल मैं उनसे भी पूछूंगा सर, उनसे भी पूछूंगा। बिल्कुल, वो तो इस वक्त मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है वो। मैं इन कंपनियों को नहीं चलाता, मेरा इन कंपनियों से सिर्फ मेरे एक शेयर होल्डर हूँ, माइनॉरिटी एक कंपनी में, वो भी दूसरी में नहीं हूँ, और ये ना इसके फैसले में कभी हिस्सा हुआ ना कभी कुछ हुआ, और मैं अब इनका डायरेक्टर भी नहीं हूँ कि एक कंपनी के साथ है। लेकिन जिस वक्त ये कर्जे माफ करवाए गए थे उस वक्त ठीक है, नहीं मैं बिल्कुल पूछूंगा, मैं बिल्कुल पूछूंगा, मुझे क्या पता भाई। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता, मैं ये भी नहीं कह रहा कर्जे माफ कराए गए थे, वो उनसे पूछिए आप, मुझे इन कंपनियों का बिल्कुल कुछ पता नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद देम। अच्छा सर, दूसरी तरफ जब इल्जाम लगता है तो नवाज शरीफ साहब को भी आपने सुना होगा, उनके बच्चे भी यही कहते हैं कि हम बड़े जो है क्लीन होकर बिजनेस करते हैं और हमने भी बड़े एथिकल तरीके से बिजनेस किया, हमने कोई ऐसे काम नहीं किया जिसपे आप हम पे ये इल्जाम लगा सके कि हमने कर्जा माफ करवाया है या हमने जो है कौम की दौलत लूट कर बाहर भेजी हो। मैं आपको अर्ज करूं कि आप सवाल है पैनामा लीक्स का, अब आप इसको शहजाद लेके जा रहे हैं कि जी इसने लोन राइट ऑफ कराया नहीं कराया, उसने क्या कहा, ये इक्वालिटी की पोजीशन नहीं है। पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम, के बच्चों का नाम आया है। आप पैनामा लीक्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये इशू को इसको दूसरी तरफ क्यों सके? मेरे ख्याल से पैनामा लीक्स की हमने बहुत बात की और ये इशू मीडिया नहीं उठाया, बल्कि इस पे अब तनकीद ही हो रही है सर कि मीडिया ने जो है पैनामा लीक्स को उठाया और इस पे बात हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इस इशू को उठाया और बात की कि हम इस पे धरना देंगे या इस पे जो है मार्च करेंगे, तो उस वक्त उसके बाद ये इशू सियासी इशू बन गया है और अब ऐसा लगता है कि PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है। इससे पहले मीडिया बशमूल मेरे, हमने पैनामा लीक्स पे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। जी शहजाद, बड़ी सिंपल बात है, नून लीग ने ये इल्ज़ाम, जब पैनामा लीग में फंसे हैं तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हर एक के ऊपर, ठीक है। अगर ये पैनामा लीग ना होते तो आज ये आप मेरे से बातें भी ना कर रहे होते, ये इल्ज़ाम लगाते भी ना नून लीग वाले। तो क्या मतलब है कि ये ब्लैकमेल है? क्या नून लीग सिर्फ ब्लैकमेल कर सकती है? आप उनसे ये जाके पूछें कि यार 6 महीने पहले क्यों नहीं तुमने ये बातें की? अगर ये बातें आपको पता थी, सच थी, पहले करते। ये तो पैनामा लीक है, खुद फंस गए हैं, अब जाके दूसरों पे कीचड़ उछालने की कोशिश करें, ये कामयाब नहीं होंगे। ये पैनामा लीक में इनको जवाब देना पड़ेगा और इनसे इंशाअल्लाह ताला आपको भी जवाब मांगना चाहिए, और कौम तो ऑलरेडी जवाब मांग रही है उनसे। जवाब मांगेंगे और जवाब मांगा भी है तरीन साहब, लेकिन अगर कमीशन इसी तरह का बनता है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस इस वक्त हमारे सामने है, अगर उसी पे कमीशन बनता है तो क्या आप भी इस कमीशन के सामने पेश होकर अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को धोना चाहेंगे? वहां जाके आप पेश होंगे और इन इल्जामात का सामना करेंगे? मेरे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जिसको धोने की ज़रूरत हो, मगर अगर ये गलत बयानी करेंगे तो मैं बिल्कुल अपनी सफाई आज मैं मीडिया में भी पेश की है, अभी आपके सामने भी पेश की है और आइंदा हमेशा पेश करूंगा। मैं आपका ख्याल है कि हम बिजनेसमैन डरने वाले लोग हैं? इनको क्या बनाए कमीशन? मैं चैलेंज करता हूं इनको कि हमारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे बनाए कमीशन, सबको बीच में डालें। हिम्मत है तो बनाए, क्यों नहीं बनाते? मेरा चैलेंज है इनको। तो ये जो राइट ऑफ वाला नुकता है, इससे आपको एतराज नहीं है? क्योंकि PMLN हिट करना चाह रही है आपको और चंद और लोगों को तहरीक इंसाफ में, तो आपको कोई एतराज नहीं, आप अपनी सफाई पेश करने के लिए इस कमीशन के सामने तैयार हैं? मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर एक एतराज जरूर है। वो एतराज़ ये है कि ये पैनामा लीक्स में जो वज़ीर आज़म फंसे खड़े हैं, इनकी फैमिली, ये उस चीज़ को हटाने के लिए इतनी चीज़ें और डाल रहे हैं कि अगले 100 साल इसका फैसला ना हो। तो मेरा कहना ये है कि आप इनका सबसे पहले प्रायोरिटी पे पैनामा लीक पे फोकस करें, इसका फैसला करा के उसके बाद हम सब हाजिर हैं।
अच्छा, तो पहले चाहते हैं कि पनामा लीक्स की इंक्वायरी हो और इसके बाद दूसरे मामलात पर हो। और पनामा लीक्स में आप समझते हैं कि शरीफ फैमिली, जी ठीक है, पहले पनामा लीक्स की हो और उनमें जो तमाम लोग हैं उनकी इंक्वायरी हो, इसके बाद फिर हो, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर की हो सबसे पहले, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इस मुल्क के वजीर आज़म हैं, खजाने की कुंजी उनके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान तरीन साहब हमारे प्रोग्राम में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी उस हवाले से जो दस्तावेजात इस वक्त मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कर्जा माफ करवाया या नहीं करवाया। प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।